एक बार मैं फिर आ गया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा लेक्चर देखते होंगे। तो आज नई टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, सबको जानना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, सबको। मौलिक अधिकार। कौन सा टॉपिक है? मौलिक अधिकार, जो कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। मौलिक अधिकार मतलब मानव का अधिकार, मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, मानव के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो हम देखते हैं क्या है अपने टॉपिक को। तो क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारा मौलिक अधिकार है। ये ऐसा राइट्स है, ऐसा अधिकार है कि सबको जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम पहला देखते हैं जो हमारा क्या अधिकार है। पहले अधिकार से स्टार्ट करते हैं। पहला है अनुच्छेद 12। क्या है? अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या गया है? राज्य की परिभाषा। क्या है? इसमें राज्य को, अपने देश को परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 13, दूसरा क्या है? आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 13 में क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। इसमें न्यायपालिका को शक्ति मिलती है। हमारे ये जो अधिकार है, हमारे राइट्स हैं, इनको पुराने कानून या कोई कानून विरोध करता है तो उससे हमको सुरक्षा कर देता है। कौन? आर्टिकल 13। और फिर हमारा आर्टिकल 14 जो कि हमको जरूरी है जानना। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष समानता। मतलब कोई भी कानून, विधि हमारे देश की है जो सबके लिए समान है। क्या बोल रहा है वो? जो सबके लिए समान है, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, कोई भी, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, सभी के लिए क्या है? बोल रहा है सभी के लिए विधि समान है, किसी के लिए छोटा बड़ा नहीं है। और आर्टिकल 15 क्या बोलता है? अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा बोल रहा है। इन सब के प्रति भेदभाव नहीं होगा। तो इन सब के प्रति भेदभाव नहीं होगा। किसमें? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो उसमें यह है कि लोग एक दूसरे के प्रति भेदभाव करते हैं, तो छोटे बड़े। इसमें भी हुआ कि आधार पर सब लोग भेदभाव करते रहते हैं, कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, लिंग, जन्म स्थान, उनके स्थान पर भेदभाव करते हैं छोटे बड़े से। इसको क्या बोलना है? ये सब समान है। मतलब इसका मतलब हुआ कि सब लोग, हम सब लोग समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी के भेदभाव नहीं करना। अगर कोई भेदभाव करेगा तो दंडनीय होगा। क्या होगा? दंडनीय। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 16, लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता, लोक मतलब सरकारी नियोजन में नौकरी, सरकारी नौकरी की समानता। मतलब हमारे भारत में जितने लोग हैं, सब लोगों के लिए नौकरी की समानता है, सबको समान अधिकार है। इनको धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नौकरी के, जो सरकारी नौकरी है उसके प्रति किसी में भेदभाव नहीं किया। सब लोगों को समान भावना से सबको समान दिया जाएगा। इसमें एक पॉइंट था अनुच्छेद 15 में जो कि हम नहीं बता पाए, उसको बताते हैं। जो दिया है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसमें एक अपवाद भी है, कुछ अपवाद है। जैसे महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
दुर्बल वर्ग, इनको 5 लोगों को ये इसमें भेदभाव किया जा सकता है। सरकार, राज्य इनमें भेदभाव कर सकती है, इनके लिए अलग सुरक्षा, अलग स्थान दे सकती है। और अगला है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना, जो कि लोग छुआछूत भावना रखते हैं दूसरे के प्रति, जाति, धर्म, स्थान, स्थल, तो ये रखते हैं। ये क्या है? एक दंडनीय अपराध है। क्या है? दंडनीय अपराध है। जैसे सार्वजनिक स्थल पर जाने से रोक लगाएं, सार्वजनिक वाहन जो हो उसमें बैठने के लिए रोक करें। ऐसे बहुत से सार्वजनिक स्थलों, बहुत चीजों के लिए अगर कोई रोक टोक करता है, उसे रोकता है, तो उससे क्या है? दंडनीय अपराध दिया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए बोला अस्पृश्यता का अंत, मतलब मनाही, मतलब कोई भेदभाव नहीं, सब लोग क्या है? बराबर है। 18 अनुच्छेद 18 क्या होता है? उपाधियों का अंत। इसका उपाधियों का अंत मतलब राज्य, हमारे जो भारत देश में है उसमें कोई भी उपाधि, भारत देश का कोई भी आदमी, व्यक्ति उपाधि बाहर से, विदेश से नहीं ले सकता है। विदेशी कोई उपाधि नहीं ले सकता। क्यों? कैसे ले सकता है? जब वो राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है तभी वो लेगी, तभी ही ले सकता है, वैसे पहले वो नहीं ले सकता। हाँ, इसमें कुछ अपवाद हैं, जो कि सैनिक उपाधि और शैक्षिक उपाधि, ये 2 उपाधियां व्यक्ति ले सकता है। उपाधि क्या है? जो लोगों के आगे, नाम के आगे पीछे लगाया जाता है, वही उपाधि है उनके सम्मान के लिए। और अनुच्छेद 19, वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब बोलने और अपने भावनाओं को व्यक्त करने, अभिव्यक्त करने, अपने विचारों को व्यक्त करने, इसकी भी स्वतंत्रता है। ये नहीं कि अपने विचारों को, भावनाओं को दबा के रखो, नहीं, हम बोल सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। हमको संविधान ने ये राइट्स हमको दिया है। इसी में क्या है? वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इसमें है सहकारी समिति हम बना सकते हैं, ये हमको स्वतंत्रता है। कहीं भी हम भाषण दे सकते हैं और हम कहीं भी शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, हथियार रहित, मतलब हथियार लेके नहीं, खाली हाथ हम कहीं भी सम्मेलन, आंदोलन कर सकते हैं। भारत में कहीं भी हम विचलन मतलब घूम सकते हैं किसी भी कोने, और कहीं भी हमको निवास करने का भी स्वतंत्रता है भारत में। हाँ, कुछ जगहों पर ऐसा होता है जो कि विशेष स्पेशल कानून होता है किसी भी जगह का, उस क्षेत्र का, उसमें हम नहीं, बिना अनुमति का नहीं जा सकते, अनुमति लेके वहाँ भी जा सकते हैं, बट और जगह पे हम घूम सकते हैं। और हमारी स्वतंत्रता है व्यवसाय करने की, व्यापार करने की, कहीं भी हम भारत में कर सकते हैं। तो ये हमको सब जानना चाहिए। और अगला है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में। इसमें अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में स्वतंत्रता। इसमें क्या अधिकार है कि देखिए, कोई अपराध जो कोई व्यक्ति किया, जो कृत्य किया वो आपराधिक है या नहीं, वो कैसे होगा? जब उस टाइम, जिस टाइम वो कोई कृत्य किया वो कानून के विरोध में है। किसमें? कानून के विरोध में उसका अतिक्रमण किया तो आपराधिक है। लेकिन वो जिस टाइम वो कृत्य किया उस टाइम पे वो किसी भी कानून का अतिक्रमण नहीं किया, कानून का विरोध नहीं किया, तो आपराधिक नहीं है। चाहे कोई भी कृत्य करे, वो आपराधिक नहीं है। अगर उस टाइम पे वो कानून का, किसी भी कानून का जो कृत्य किया है, किसी भी कानून का अतिक्रमण नहीं किया विरोध, तो अपराधिक नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है,
ये भी हमारा अधिकार है जानने में। एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। और थर्ड नंबर है जो कि किसी भी व्यक्ति को, आयुक्त को, किसी भी अभियुक्त को, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य या प्रेशराइज दबाव नहीं डाला जा सकता है। इसका भी मेरा अधिकार है। ये इसलिए सबको जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम आप लोगों के सामने ये एक बार लेकर आया। अगला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब जीवन जीने का अधिकार जिसको बोलते हैं, तो जीवन जीने का अधिकार। हमको किसी भी चीज के लिए, जैसे हमको भोजन करने का अधिकार, घूमने का अधिकार है, स्वतंत्रता है वही, ये सब अधिकार है। घूमने की स्वतंत्रता, भोजन करने की स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता, चलने की, हमको पर्यावरण की स्वतंत्रता, हम शुद्ध जलवायु लेने की स्वतंत्रता, हवा लेने की, मतलब बहुत सारे स्वतंत्रता जो कि कानून के विरोध में न हो। ऐसे हमको हर एक अपने से जीने की, क्या जीवन को जीने की अधिकार है। ये हमको राइट संविधान ने दिया है। इसलिए हमको, हाँ, ये एक चीज है कि कानून के विरोध में ना हो, लॉ को विरोध न करता। फिर अब अगला हुआ अनुच्छेद 21A। ये बोलता है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, मतलब प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का हमारा अधिकार है, जो कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अधिकार मिला है। कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार ये मिला है। 22 अनुच्छेद 22 क्या बोलता है? गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, क्या होती है? किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, वो वारंट लेकर उसके घर पहुंचता है, तो उसको उसका कारण जानने का, मतलब गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। वो पूछ सकता है, जान सकता है। बिना कारण पता किए, बिना जाने उसको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। और जब उसको अरेस्ट कर लेता है तो उसको अपने अनुसार उसको जो भी वकील अच्छा लगे अपने हिसाब से वकील रखने का भी स्वतंत्रता है। ये नहीं कि उसको कोई दबाव डाले, जिसको चाहे वो अपना वकील रख सकता है। और तीसरा इसमें क्या है कि गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति 24 घंटे के अंदर जो गिरफ्तार किया है पुलिस, वो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का भी अधिकार है। अगर वो 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया तो मुवक्किल जो है, जो अभियुक्त है, वो उसको जानने का अधिकार है कि हमको 24 घंटे के अंदर क्यों नहीं किया गया। ये सब राइट्स जानना बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल इंसान को एक जीवन जीने के लिए ये सब राइट्स जानना बहुत जरूरी है। कोई भी दबाता रहता है, कोई भी हड़काता रहता है, ये सब जानकारी होने पर कोई किसी को न हड़का सकता न दबा सकता है। और अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? कौन सा है? आर्टिकल अनुच्छेद 23, मानव बलात्कार, श्रम एवं दुर्व्यापार में मनाही। मतलब कोई भी मजदूर या गरीब व्यक्ति को बिना उसका कोई मजदूरी दिए बगैर जबरदस्ती उससे काम लेना, या मजदूर व्यक्ति को व्यापार करना, उसका मानव का व्यापार करना, ये सब क्या है? दंडनीय अपराध है। क्या है? दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध।
मतलब कारखानों में क्या बोलता है मौलिक अधिकार। और अनुच्छेद 24 बोलता है कारखानों में आदि जो खतरनाक फैक्ट्रियां हैं इनमें 14 वर्ष से कम आयु के 14 वर्ष तक के बच्चों को काम करने की, उसमें वर्क करने की मनाही करता है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा खतरनाक हजार्ड होते हैं और अगर कोई पकड़ा गया 14 वर्ष तक के बच्चों को काम करवाते हुए कोई खतरनाक फैक्ट्री कंपनी में, तो उसे दंडनीय अपराध दिया जा सकता है। और अगला है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 बोलता है धर्म को मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म मानने, उसका विस्तार करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। क्या है? स्वतंत्रता है। अनुच्छेद क्या होता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब धार्मिक कार्य करने, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्य करवाने के लिए स्वतंत्रता है। उसका मैनेजमेंट, प्रबंधन, ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। ये हमारा राइट है। फिर अनुच्छेद 28, इसमें क्या है? कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षाएं, मतलब क्या है कि कुछ शिक्षा संस्थान जो होते हैं जो कि निजी तौर पर होते हैं, उनमें धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं। हाँ, किसी को जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता। हाँ, उसकी इच्छा है तो धार्मिक शिक्षा ले, और नहीं है तो न ले। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग से मतलब है कोई भी धर्म के लोग, कोई भी कैटेगरी के लोग, जैसे कम है। क्या है? कम है, उनकी जनसंख्या पॉपुलेशन कम है और के कंपेयर में कम है, तो क्या आएंगे? अल्पसंख्यक। जैसे हमारे यहाँ जैन, बौद्ध, ये सब क्या है? ये बहुत कम जनसंख्या में, ये क्या है? अल्पसंख्यक में आते हैं। और कोई जनजातियां होती हैं, वो भी अल्पसंख्यक में आते हैं, उनकी कम जनसंख्या, उसकी तो क्या बोल रहा है? वर्गों के हितों, उनके संस्कृति को, भाषाओं को बचाने के लिए उनको अलग से अधिकार दिया गया है, संरक्षण। अब 30 क्या होता है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना। मतलब जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अलग से अपना शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं, जिसमें वो अपने कल्चर को, संस्कृति को, भाषा को बचा के बनाए हुए रखें, उनको खत्म न होने दें। अनुच्छेद 31 क्या है? अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में क्या है? संपत्ति का अधिकार, जो कि अब इसको हटा दिया गया है, मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया है। अब इसको क्या है? केवल कानूनन रखा गया है, अधिकार में हटा दिया कि है हमारा संपत्ति का अधिकार है, ये हमारा, कोई बोले कि इस जगह पे मेरा अधिकार है, मेरा संपत्ति है, नहीं, तो कानूनन रहेगा, अधिकार नहीं रहेगा। और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार, सबसे बड़ा आर्टिकल। क्या है? सबसे बड़ा आर्टिकल संवैधानिक उपचार। आर्टिकल 32 के तहत ये जितने हमारे आर्टिकल हैं, जितने हमारे अनुच्छेद हैं, मौलिक अधिकार हैं, किसी का भी उल्लंघन होता है, किसी का भी विरोध होता है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में व्यक्ति जाके अपना न्याय ले सकता है। सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। किसके थ्रू? आर्टिकल 32 के थ्रू, संवैधानिक उपचार। इसमें एक चीज और है, जो ये अस्पृश्यता का अंत है। इसमें अगर एक बार कोई भेदभाव किया
उसको किसी को अपमानजनक शब्द बोला कोई व्यक्ति किसी कास्ट के लोगों को, किसी जाति के, तो उसको 1 महीने से 6 महीने तक की सजा हो सकती है। अगर वो दूसरी बार ही वही प्रक्रिया करता है, क्या दूसरी बार, तो 6 महीने से 1 साल तक की सजा हो सकती है। किसमें? अस्पृश्यता का अनुप्रयोग, छुआछूत वाले आर्टिकल 17 से। अगर वही तीसरी बार जब करता है तो उसको 1 से 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये सब चीज आप लोगों को जानना चाहिए। एक व्यक्ति को अपने गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए ये बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार ऐसा टॉपिक है, ऐसा लॉ है, ऐसा अधिकार है कि इसको सबको जानना चाहिए और अच्छे से। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, हम यही आशा करते हैं। और दूसरे तक पहुंचाइए, सब लोग जाने, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसी से मोटिवेशन मिलता है। और मैं चलता हूँ। धन्यवाद।